हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलेयता, जिसे हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, विलेयता को समझने के बाद हम लोग 4 टॉपिक और समझेंगे, और वो क्या क्या है। तो पहला हम समझेंगे गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, इस बारे में। फिर हम समझेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, 2 टॉपिक समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, इस बारे में। फिर ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, इस बारे में। ठीक है, आपको बता दूं कि इन सभी 5 टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको बेहतरीन वीडियोस इसी चैनल से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप ये जान लो कि आप लोग पढ़ रहे हो क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है विलयन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और इस यूनिट में आपको मुख्य रूप से केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर का शुरुआत कर दिया है, जिसका नाम है विलयन का प्रकार एवं सांद्रता, और इसका ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, हमने इसी चैप्टर का 2 वीडियो और बना करके अपलोड किए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाकर के आप पिछले दोनों वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा आज के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या क्या है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलेयता क्या होती है, इस बारे में। इसके साथ ही साथ समझेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, इस बारे में। फिर गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, इस बारे में। फिर हम समझेंगे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस बारे में। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि विलेयता आखिर होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। ठीक है, अगर कोई विलेय पदार्थ है और कोई विलायक में घुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर विलेय किसी विलायक में घुल रहा है तो विलेय की घुलने की जो क्षमता है ना, उसी को हम बोलेंगे विलेयता। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पे विलेयता का डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है, केवल आपको समझाना है। अगर हम सीधा सीधा बात करें कि विलेयता होता क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ का किसी विलायक में घुलने की जो क्षमता होती है, उसी को विलेयता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई विलेय पदार्थ है, अगर इसे हम किसी विलायक में घोल रहे हैं, तो विलेय का विलायक में घुलने की जो क्षमता है, उसी को हम बोलते हैं विलेयता, यानी कि सोल्यूबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा हो, जैसे मान लो कि हमारे पास चीनी है, इसे हमने पानी के अंदर घोल दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने चीनी को पानी के अंदर डाला, तो उसको मिलने के बाद हमें शरबत प्राप्त हो गया। तो शरबत जो है एक प्रकार की विलयन है, लेकिन शरबत नामक विलयन को बनाने के लिए हमने 2 चीज़ें लिया था, चीनी और पानी। तो इसमें एक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी और एक की कम। तो जिस पदार्थ की मात्रा हमने अधिक लिया है उसे बोलेंगे विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा हमने कम लिया है उसे बोलेंगे विलेय। तो आप जानते होंगे कि आप जब भी शरबत बनाते होंगे तो पानी की मात्रा आप अधिक रखते होंगे, तो इसीलिए जिसकी मात्रा अधिक है उसे हम बोलते हैं विलायक। लेकिन आप चीनी की मात्रा कम रखते हैं तो इसे हम बोलेंगे विलेय। ठीक है, तो आप समझ चुके कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय पदार्थ, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम बोलते हैं विलायक पदार्थ। ठीक है, तो दरअसल इसमें यही कहा गया है कि हमारे पास अगर कोई विलेय पदार्थ है, जैसे मान लो चीनी, अगर इसे हम विलायक में घोल रहे हैं, यानी पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी के पानी में घुलने की क्षमता या विलेय को विलायक में घुलने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं विलेयता। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लास 12th यानी कि 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आप अगर इसको भी लिखते हैं तो गलती नहीं है, दोनों सही है, लेकिन आप अगर इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा और बेस्ट है। ध्यान से समझिए, इसमें हमने क्या लिखा है कि जब किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, ध्यान से समझना, यहाँ पे यही कहा गया है कि विलेय पदार्थ ही होना चाहिए। ठीक है, जब किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा किसी निश्चित ताप व दाब पर
विलायक पदार्थ में पूर्णतः घुल जाता है। इसमें यही कहा गया है कि इस बार ताप हमारा निश्चित होना चाहिए और दाब भी निश्चित। ठीक है, इसमें भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इसमें भी आप बोल सकते हैं कि किसी निश्चित ताप व दाब पर ना। तो यहाँ पर आप ऐसे बना के लिखेंगे कि जब किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलायक पदार्थ में पूर्णतः घुल जाता है तो विलेय पदार्थ की घुलने की क्षमता को ही हम बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। इसको आप ऐसे लिखिएगा कि जब किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलायक पदार्थ में पूर्णतः घुल जाता है तो विलेय पदार्थ का घुलने की जो क्षमता होता है, विलेय पदार्थ की घुलने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं विलेयता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि विलेयता आखिर होता क्या है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है बहुत कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, तो हम समझ चुके कि आखिर ये विलेयता होता क्या है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कुछ बिंदु। कुछ बिंदु का मतलब जैसा कि हमने यहाँ आपको समझाया वही चीज़ ना। हमने कुछ बिंदु में यही लिखा है कि विलेय होता क्या है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले वीडियो में। हम फिर आपको बोल रहे हैं कि इसको डिटेल से समझना चाहते हो तो पिछले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप भूल चुके होंगे तो आपको याद आ जाए। तो विलेय का मतलब हमने बताया है कम पदार्थ ना, कम पदार्थ की मात्रा। तो इसमें हमने लिखा है कि वह पदार्थ जो घुलता है उसी को हम बोलते हैं विलेय। तो जो चीनी है वो घुलता है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या चीज़? विलेय पदार्थ। जैसे चीनी या नमक, चीनी या नमक जो है ये घुलने का काम करता है, तो जो घुलता है उसी को हम बोलते हैं विलेय पदार्थ। और विलायक क्या होता है? तो वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है, यानी विलेय को जिसमें हम घोलेंगे उसको बोलेंगे विलायक, यानी कि जो चीनी को जिसमें हम घोलेंगे उसको बोलेंगे हम विलायक। यानी वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है उसी को हम बोलते हैं विलायक। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है? पानी ना। पानी जो होता है चीनी को घुला लेता है, तो पानी एक प्रकार का विलायक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ विलयन क्या होता है? तो विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं, यानी चीनी और पानी, तो उससे नया चीज़ जो बनेगा उसी को बोलेंगे हम विलयन। यानी विलेय और विलायक जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन। तो वही इसमें लिखा गया है कि विलेय व विलायक को मिलने से बना समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम बोलते हैं विलयन। समांगी मिश्रण का मतलब होता है पूरा पूरा घुल जाना। ठीक है, तो आप समझ चुके तीनों जो बिंदु है इस बारे में। अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गैसों की द्रव में विलेयता। यानी अगर कोई हमारे पास गैस है उसको हम किसी द्रव में घोल रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है गैसों की द्रव में विलेयता हेडिंग, और इसके अंतर्गत हमने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है? तो भाई जब कोई गैस, यहाँ पे लिखा है गैसों की द्रव में विलेयता, तो हम गैस को खोलेंगे ना। तो जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है, समझने की कोशिश कीजिए, जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है तो इसे गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास अगर कोई गैस है उसे हम द्रव में घोलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, आप समझ चुके, यानी हमारे पास गैस रहेंगी उसको किसी द्रव में हम घोलेंगे तो उसी को बोलेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक जो होता है जो आप पीते हैं ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इस द्रव में घुली है, इसलिए हम इसको ऐसा बोलेंगे कि गैस किसमें घुला हुआ है? द्रव में। तो यहाँ पे होगा गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो आप समझ चुके कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या होता है। ठीक है, अब समझिए गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस बारे में। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण जो गैस है ना वो द्रव में ठीक से घुल जाता है या नहीं घुलता है। ठीक है, तो वही कारक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कारक में कि गैसों की प्रकृति, यानी गैस ऐसा होना चाहिए जो द्रव में घुल सके। अगर द्रव में घुलने लायक गैस है तो इसका मतलब ये सीधा है कि भाई द्रव में तो घुल ही जाएगा, लेकिन कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलता है।
तो वो कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा ना। तो जो गैस की प्रकृति है, नेचर ऑफ गैस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखना होता है कि कौन सी गैस जो है द्रव में घुलने लायक है, ठीक है। तो वही गैस घुलेगा जिसकी प्रकृति द्रव में घुलने लायक होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। गैसों की प्रकृति में इसमें हमने ऐसा लिखा है कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास कुछ गैस होंगी और वह आसानी से अगर द्रव अवस्था में आ जाते हैं तो वह द्रव में अधिक विलेय होते हैं, ठीक है। यानी कि द्रव में अधिक घुलते हैं ना। क्यों घुलते हैं? क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण से घुलते हैं। दूसरी बात हमने ये लिखा है कि जो गैसें विलायक से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जो विलायक से अभिक्रिया करते हैं ना। तो जो गैसें विलायक से अभिक्रिया करते हैं वे भी विलेय होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने एक विलायक लिया जल, तो इस गैस को इस विलायक के साथ अभिक्रिया हमने करा दिया, तो जिसके कारण से ये बना दिया H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल। यानी इससे समझ में ये आ रहा है कि कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जो किसी विलायक के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे गैस जो किसी विलायक से क्रिया करते हैं वे भी आसानी से जल में घुल जाते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, कुछ गैसें ऐसे भी होते होंगे ना जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो बिल्कुल ऐसे गैसें होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कम विलेयता वाली गैसें हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में ये घुलते हैं किसमें, पानी में। तो ध्यान देना उसमें कौन कौन से, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये सारे जो गैसें हैं ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और यही कारण है कि कम घुलनशील है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे पहला कारक गैसों की प्रकृति। अब समझिए दूसरा कारक विलायक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलायक ऐसा होना चाहिए जो किसी गैस को अपने अंदर घुला ले। तो कैसी प्रकृति होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि ध्रुवीय गैसें जैसे HCl ये ध्रुवीय विलायकों के साथ घुलनशील होते हैं। ध्यान से समझिए, जो ध्रुवीय गैसें होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों के साथ घुलनशील होता है, और अध्रुवीय गैसें जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों के साथ घुलनशील होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समान के साथ समान घुलनशील होता है। यानी पानी के साथ हम पानी को ही घोल सकते हैं, पानी को पानी में घोल देंगे तो पानी ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही तेल को तेल में डालेंगे तो तेल ही रहेगा, लेकिन अगर हम तेल को पानी में डाल देंगे तो वे घुलनशील नहीं होंगे ना। तो उसी प्रकार से ध्रुवीय का मतलब एक जैसा, ध्रुवीय का मतलब एक जैसा ना, चाहे अध्रुवीय मतलब एक जैसा। यानी ध्रुवीय गैस है तो ये ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, और अध्रुवीय गैस है तो ये अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ध्रुवीय का मतलब क्या है ना। तो आप जानते होंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक के पास क्षमता होता है किसी को अपने तरफ आकर्षित करने को, यानी प्लस, और एक साइड किसी को प्रतिकर्षित करने को, ठीक है, यानी माइनस। यानी प्लस और माइनस वाला होना चाहिए। तो अगर ध्यान दिया जाए, ध्रुवीय गैस अगर है मेरे पास, जैसे मान लो HCl, तो इसको हम तोड़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है HCl ना, HCl, इसको हम अपने आयनों में तोड़ेंगे, जो टूटेगा तो ऐसा बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। यानी एक प्लस बनना चाहिए और एक माइनस बनना चाहिए। तो अगर एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय ना। यानी जिसमें जैसे मान लो कि हमारे पास और है NaCl है, ठीक है। तो इसको जब तोड़ोगे तो Na प्लस यानी सोडियम पे प्लस आयन, प्लस में Cl पे माइनस, यानी एक पर प्लस और दूसरा पे अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये ध्रुवीय है, ठीक है। तो अगर आयनों में टूटने के बाद एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब हम समझेंगे ध्रुवीय है, ठीक है। तो ध्रुवीय गैस का मतलब कुछ गैस ऐसे होते हैं जो ध्रुवीय अवस्था में होते हैं। जैसे मान लो HCl है तो इसमें इसको हम तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आएगा ना। तो ये इसी प्रकार के विलायक के साथ घुलेगा जो ध्रुवीय हो। यानी हम ऐसा विलायक लेंगे जो इस रूप में टूटे, यानी प्लस और माइनस के रूप में टूटे, तो उस प्रकार के विलायक में भी घुलेगा। कौन भाई? तो ध्रुवीय गैस से, ठीक है। उसी तरह से
जो अध्रुवीय गैसें होती हैं ना, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये अध्रुवीय है क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं बनता है, ठीक है, यानी प्लस और माइनस नहीं बन रहा है इस कारण से, तो ये अध्रुवीय गैस है, तो ये अध्रुवीय विलायक में ही अधिघुलनशील होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके कि विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अगर ध्रुवीय प्रकृति के हैं गैसें तो ये ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगी, ठीक है, और अध्रुवीय गैसें होंगी तो ये अध्रुवीय विलायक में ही अधिघुलनशील होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा हुआ है, जैसे मान लो HCl, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो HCl है ना ये ध्रुवीय है, क्या है, ध्रुवीय। जो पानी है ये भी ध्रुवीय होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने HCl को पानी के साथ अगर घोलेंगे तो ये अधिघुलनशील है। उसी प्रकार से जो O2 है ऑक्सीजन, ये अध्रुवीय है, और अध्रुवीय होने की वजह से ये पानी के साथ नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी जो है ध्रुवीय है, ठीक है, पानी जो है ध्रुवीय है और ऑक्सीजन जो है अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय जो है ध्रुवीय के साथ नहीं घुलेगा, यानी जो ऑक्सीजन है पानी के साथ नहीं घुलेगा, लेकिन जो HCl है पानी के साथ घुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि जो HCl है पानी में अधिघुलनशील है, जबकि जो O2 है ऑक्सीजन ये पानी में कम घुलनशील होता है, ओके। तो दूसरा कारक कौन सा है, तो विलायक की प्रकृति। अब तीसरा कारक कौन सा है, ध्यान से समझो। तीसरा है तापमान, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, ओके। तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। आप जानते होंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास कुकर है, ओके, हमारे पास क्या है, कुकर है, और कुकर में हमने रखा है पानी। ध्यान से समझिए, कुकर हो चाहे मान लो कोई और बर्तन हो, उसमें हमने रखा हुआ है पानी ना। जैसे मान लो हमारे पास ये बर्तन है और इसमें हमने पानी रखा हुआ है और नीचे से आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही गर्म करेंगे तो ये जो जल के अणु है ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। तो अब ज़रा ये बताइए कि अगर हम गैस मतलब इसको गर्म जब करेंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो गैस बन रहा है तो वायुमंडल में तो उड़ जाएगा। तो क्या ये जो गैस बन के उड़ रहा है वो इसमें मिलेगा, ये जो है पानी में जहाँ से निकल रहा है ऊपर की तरफ वहाँ से अंदर जाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो जो जल के अणु है सक्रिय अवस्था में आ जा रहा है, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जा रही है, और इसी कारण से उसके बीच की जो अंतर आणविक बल है वो बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, और इसी कारण से ये वायु में उड़ जा रहा है, ठीक है। तो भला जो गैस है, जो जलवाष्प जो उत्पन्न हो रहा है गैस के रूप में, वो क्या पानी के अंदर घुलेगा? तो नहीं, बल्कि पानी के अंदर से निकल के दूर भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका तापमान हम घटाते, क्या चीज़, अगर इसका तापमान घटाते तो ये जो जलवाष्प है ये ठंडा होता। जब ठंडा होता तो पानी की बूंद बनता, जब पानी की बूंद बनता तो इसमें आसानी से घुल जाता। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये है कि तापमान अगर बढ़ेगा तो गैसों की जो विलेयता है ये घटेगी, लेकिन अगर तापमान घट जाएगी यानी हम ठंडा कर देंगे इसको तो विलेयता बढ़ जाएगी, यानी और इसमें जल घुल जाएंगे, ओके। तो अगला कारक कौन है? तापमान, ठीक है। अब समझ चुके होंगे। अब समझिए अगला कारक जिसमें लिखा हुआ है दाब यानी प्रेशर। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पर आधारित एक नियम हेनरी ने दिया था। ध्यान से समझिए, इसमें यह लिखा गया है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गैस के ऊपर हम दाब लगाते हैं तो जो गैस है द्रव में बहुत तेज़ी से विलय होता है, ठीक है। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर किसी हम गैस पे दाब लगाते हैं तो द्रव अवस्था में बहुत तेज़ी से बदलता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे मान लो कि आपके घरों में आती होगी सिलेंडर, कौन सा? LPG गैस वाली, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो घर में खाना बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भरी होती है LPG गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो दरअसल ये गैस होती है, लेकिन इसको बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही दाब के साथ इस सिलेंडर के अंदर इस गैस को भरी जाती है। तो जितना दाब लगाएंगे आप तो गैस के जो अणु है बहुत ही नज़दीक आने लगेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो गैस के अणु है आपस में चिपकने लगेंगे और द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे किसी सिलेंडर को हिला करके, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है, तो दरअसल उसमें पानी नहीं है, यही गैस है जो बहुत ही प्रेशर के साथ भरी गई है इसमें, जिसके कारण से जो गैस है द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो चुकी है,
ठीक है। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे किसी गैस पर तो जो गैस है बहुत तेज़ी के साथ द्रव में विलय होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो दाब है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है गैसों की द्रव में विलयता के लिए ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता बढ़ती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए, एक हमने नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो हेनरी का नियम है गैसों की द्रव में विलयता के आधार पर है ना। यानी कि अगर हम दाब लगाएं किसी गैस पर तो द्रव में घुलेगा कि नहीं, वही बोला था हेनरी साहब। और जो ये नियम है हेनरी का नियम, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हेनरी के नियम को आप देखना भूलिएगा मत। आप लोग यूट्यूब से सर्च कीजिएगा हेनरी का नियम बाय अंगद रिसर्च क्लासेस, आपको मेरी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर हेनरीज लॉ, ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ओके। तो अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब से सर्च कीजिए हेनरी का नियम बाय अंगद रिसर्च क्लासेस। तो अब हम समझने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलयता, जो आज का टॉपिक है। तो ध्यान से समझिए। तो अब समझिए जो आज का टॉपिक है ठोस की द्रव में विलयता। हमारे पास कोई ठोस पदार्थ रहेगा, ठीक है, और उसको हम द्रव में घोलेंगे तो उसी को हम बोलेंगे ठोस के द्रव में विलयता। इसमें डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है कि जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है तो उसे ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं, जो कि एक लाइन का डेफिनेशन है। यानी ठोस हमारा होना चाहिए और इसे हम क्या करेंगे, किसी द्रव में घोलेंगे। तो ठोस को अगर किसी द्रव में घोल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ठोसों की द्रव में विलयता, ठीक है। एक लाइन का डेफिनेशन है। इसका हम कारक जान लेते हैं। किसका, तो ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है, ध्यान से समझना, विलेय व विलायक की प्रकृति। यानी जिस प्रकार का विलेय होगा, जिस प्रकार के विलायक होगी, उसकी प्रकृति के अनुसार ही क्या बोलते हैं कि जो ठोस है वो द्रव में विलेय होगा। तो ध्यान से समझना, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक ठोस को द्रव में नहीं घोला जा सकता है। केवल कुछ ही ठोस होते हैं जिसको हम द्रव में घोल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास चीनी है, पानी है, तो चीनी को पानी में आसानी से घोल सकते हैं। नमक जो है उसको आसानी से घोल सकते हैं। अगर हम कहें आपको कि हमारे पास पत्थर है, वो भी तो ठोस पदार्थ है, उसको पानी में घोल दो तो इम्पॉसिबल। ये जो पत्थर होते हैं पानी में घुलते नहीं है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक ठोस को द्रव में नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है हमने कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड आदि जल में घुलनशील है। यानी कि नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अगर इसे हम जल में घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाता है। क्यों घुलता है भाई, क्योंकि ये ध्रुवीय विलेय पदार्थ है। हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, अगर इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- आएगा, ओके, और ये K+ और Cl- ऐसे आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये ध्रुवीय विलायक है और जल भी क्या है, ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि H2 और O2 बनाता है, ओके, यानी H पर प्लस और O पर माइनस। तो इसलिए ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, तो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा ना। तो वही चीज़ इसमें हमने लिखा है कि ध्रुवीय विलेय केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं, ओके। तो ध्रुवीय विलेय जो होते हैं अगर ये ठोस अवस्था में है तो आसानी से द्रव में घुल जाएगा, ओके। जैसे लिखा है NaCl पानी में घुलता है, तो NaCl ठोस अवस्था में है। हमने क्या पढ़ा है अभी, ठोसों के द्रव में विलेयता। तो यहाँ पे ठोस क्या है, NaCl, तो इसको हम पानी में घोल सकते हैं आसानी के साथ। पानी क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। उसी तरह से जो अध्रुवीय विलेय होते हैं ना, वो केवल अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेफ्थलीन है ये बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। अगर ध्यान दिया जाए तो जो नेफ्थलीन है ये अध्रुवीय विलेय है और बेंजीन या जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अध्रुवीय विलायक है। तो जो नेफ्थलीन है जो अध्रुवीय विलेय है इसको हम बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अध्रुवीय है और ये दोनों भी अध्रुवीय है इसलिए, ठीक है। तो आप समझ चुके जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे और जो अध्रुवीय विलेय पदार्थ होंगे वो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, ठीक है। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति ये फर्स्ट कारक है। दूसरा कारक कौन सा है,
तो है तापमान। कौन सा है? तापमान। ध्यान से समझिए, इसमें लिखा है कि ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की विलेयता बढ़ती है। जैसे मान लो कि पानी है, पानी में हम चीनी घोल रहे हैं और चीनी बहुत ही आराम से घुल रहा है, किसके अंदर? पानी के अंदर। तो अगर उस पानी को हम गर्म करेंगे, यानी बर्तन में लेकर के नीचे से हम गर्म करेंगे, तो चीनी के कण है आसानी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ घुलेगा उसमें ना। तो इसका मतलब यही ना हुआ जी कि अगर ताप हम बढ़ाएंगे तो जो ठोस है उसकी विलेयता भी बढ़ेगी ना। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस हैं जो तापमान बढ़ाने पर कम घुलते हैं। कौन कौन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऐसे यहाँ पे ठोस पदार्थ हैं जिसको अगर हम तापमान दें तो ये बहुत ही कम घुलेगा। लेकिन ये घुलेगा, लेकिन बहुत कम घुलेगा। अब समझिए अगला कारक जिसमें हमने लिखा हुआ है दाब, यानी प्रेशर। इसमें लिखा गया है कि दाब का ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ठोस पदार्थ पर हम दाब लगाते हैं तो द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ठोस अगर आराम से घुल रहा है तो आराम से ही घुलेगा, चाहे हम कितना भी दाब लगा दें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस जो होता है और द्रव ना, दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, यानी सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, यानी जो ठोस होते हैं बहुत कम सिकुड़ते हैं। कोई भी ठोस बहुत कम सिकुड़ता है ना, यानी सिकुड़ेगा लेकिन बहुत ही हल्का। जैसे मान लो कि हमारे पास लोहा का गोला है, लोहा का गोला है, इसको हम दबाव डाल रहे हैं, तो दबाव तो इसमें डालेंगे तो, लेकिन हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि जो ठोस होते हैं इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो आकार जो है बहुत हल्का टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन उतना से कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है नहीं ना। उसी प्रकार से चाहे कोई भी ठोस है, अगर उसे हम द्रव में घुलना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हम दाब लगा रहे हैं तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो ठोस होता है वो बहुत कम संपीड्य होते हैं, सिकुड़ते हैं। चाहे द्रव जो भी है, द्रव भी बहुत कम सिकुड़ता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आज का जो टॉपिक है आप सभी लोग के लिए कैसा रहा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा, पसंद आया मेरी मेहनत, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़िए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।